हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी सीएसएस की सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस सीएसएस की सीरीज़ में हम ज़ीरो टू एडवांस लेवल कवर करेंगे, बिगिनर टू एडवांस लेवल कवर करेंगे और सीएसएस को समझेंगे। सीएसएस क्या है और क्यों क्यों उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, हम इसको भी देखने वाले हैं। तो किसी भी वेबसाइट को हमारे क्रिएट करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं कि जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट या वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एचटीएमएल में लिखते हैं। और जो भी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस, लुक एंड फील, लाइक मुझे किसी पेज का कलर चेंज करना है, उस पर कुछ ट्रांजिशन या एनिमेशन ऐड करनी है, वो हमारा पार्ट होता है सीएसएस में। और जो भी हम जो लॉजिक जो इम्प्लीमेंटेड करते हैं, वो हमारा स्टेप 3 होता है, वो हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट। वो भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करें। तो इस ट्यूटोरियल्स में अप टू 15 वीडियो आने वाली हैं। और हर एक वीडियो के एंड में हम एक एक्सरसाइज को कवर करेंगे, और वीडियो के बीच में भी हो सकता है कि हम एक्सरसाइज को देखेंगे। जो भी हम चीज़ें सीखेंगे उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड करके देखेंगे, ठीक है? और सारी वीडियो कंप्लीट होने पर हम लास्ट में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। तो सीएसएस को इस कोर्स में मैं इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कुछ चीज़ें पहले से आनी चाहिए। जैसे आपको एचटीएमएल की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो उस वीडियो, अगर आपने हमारी एचटीएमएल इन वन वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और हमें सीएसएस में स्टार्ट करने से पहले कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या सॉफ्टवेयर जिनको बोल सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एक टेक्स्ट एडिटर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैं यूज़ करने वाला हूँ वीएस कोड, और एक ब्राउज़र मैं यूज़ करने वाला हूँ क्रोम ब्राउज़र। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है, लाइक इसी नोट पैड की तरह सेम है, बट इसमें हम अपने जो भी सीरीज का कोड होगा वहाँ पर हम राइट करेंगे। तो ये कुछ हेल्प करता है, हमें कुछ प्री सजेशन देता है, इसलिए इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आगे चलते हैं वीडियो में। हाँ तो गाइस, अब हम देखने वाले हैं सी एस एस। तो ये क्या होती है, तो उससे पहले हम टूल्स को देख लेते हैं कि हम टूल्स को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने बताए थे वी एस कोड और गूगल क्रोम। तो आपको कोई भी अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। वी एस कोड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा वी एस कोड डाउनलोड। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको शो करेगा। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए, मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको गूगल क्रोम इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रोम डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल क्रोम। ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा सी एस एस कैसे वर्क करती है, सी एस एस क्या होती है। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हम चलते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। ठीक है, हम फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर चलते हैं, क्लिक करते हैं, flipkart.com पर चलते हैं। ये देखिए, ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं फ्लिपकार्ट पर, ये आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, किसी भी एच की वेबसाइट को हमें इंस्पेक्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। हम राइट क्लिक करते हैं, या तो आप F12 प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करते हैं। मैं इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अगर देखो, अगर मैं इस वेबसाइट से अगर मैं सी एस एस हटा देता हूँ सारी, तो वो हम कैसे हटा सकते हैं। हम जाएंगे, इस पर ओवर करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास हैड टैग है। तो मैं इसे एडिट एज HTML करूँगा, हैड टैग को, और सारा का सारा हटा दूँगा। जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा, इसके अंदर जो भी कंटेंट है मैं उसको हटा दूँगा। ये देख सकते हैं आप, इसको हटाने के बाद कैसे ही हमारे ग्रेटर देन का सिंबल आने लगा, और ये सारी चीज़ें ब्रेक होने लगी यहाँ पर। और जबकि हम ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएँ,
यहाँ पे देख देख सकते हैं कितना स्पेस हो गया। ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं क्योंकि यहाँ पे CSS के क्यों सही चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हम CSS का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देखिए, यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें हटा दी हैं, तो इस तरीके से ये दिखने लगी वेबसाइट। और अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ, देखो ये कैसा आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर जाएँगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लुक एंड फील कितनी अच्छी लग रही है कंपेयर टू दिस। ये होती है हमारी CSS। अब ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड पर। सबसे पहले देखने वाले हैं मैं हम डेफिनेशन ऑफ CSS। तो व्हाट इज CSS? तो CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, ठीक है। एंड CSS इज a स्टाइलिंग लैंग्वेज यूज टू डिस्क्राइब द प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। तो CSS क्या है? हमारी एक इससे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। प्रेजेंटेशन क्या है? बेसिकली हम कलर चेंज कर सकते हैं किसी का, हम कलर चेंज कर सकते हैं और बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एनिमेशन से ऐड कर सकते हैं एक्सेट्रा, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। CSS इज़ ए फंडामेंटल फॉर क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस। सो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब है कि जैसे अगर मैं चलता हूँ, हम फ्लिपकार्ट की ही बात करते हैं, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट की होती है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं इस पर रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा तो ये वेबसाइट हमारी सेम वर्क करनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिव है, देखिए। और यहाँ से हम मोबाइल को भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये आईपैड मिनी में हमारी कैसे दिखेगी, इस तरीके से दिखेगी। अगर मैं बात करूँ कि अगर सैमसंग के, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है तो उसमें कैसे दिखेगी, सैमसंग के फ़ोन में इस तरीके से दिखेगी। तो ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। ओके, तो ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। ये हम सारी चीज़ें CSS के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये CSS की हिस्ट्री है कि CSS का जो पहला वर्जन आया था हमारे पास 1996 में आया था, जिसमें सब तो पहले वर्जन में थे हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी हमारे पास फ़ॉन्ट्स, टेक्स्ट कलर एंड सिंपल लेआउट, एक मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर्स। और CSS 2 का वर्जन जो हमारे पास आया था 98 में आया था, और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें हमारे पास पोजीशन ऐड हुई थी, रिलेटिव बिग्स पोजीशनिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास ऐड हुई थी इसमें, इस वाले वर्जन में। और अर्ली 2000 में हमारे पास ये आई थी CSS 3। इसमें हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आए थे? फ्लैक्स एंड ग्रिड आए थे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आई थी? मीडिया क्वेरीज, ये आई थी हमारे पास, ठीक है। और ये ऑन गोइंग जो वर्जन है CSS का, CSS 4 है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो इसकी कोई शॉर्टी नहीं है, ये कब तक डेवलप होगा, कब रिलीज़ होगा, ठीक है। इस ऑन गोइंग है। इसमें हमारे जो मोस्टली इम्पोर्टेंट हुआ था, ये ये एड ऑन्स हुए हैं अभी तक। इसके अगर बीटा वर्जन में जाके आप चेक करेंगे तो ये हमारे एड ऑन्स हुए हैं। अब चलते हैं हम आगे। ये तो CSS के बेसिक सिंटैक्स क्या होते हैं? जो हमारा ये इसमें सबसे पहले सेलेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है और इसकी वैल्यू होती है। तो ये H1 क्या है? यहाँ पे हमारा ये सेलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कलर क्या है? हमारे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ब्लू क्या है? यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, इस तरीके से हम CSS का सिंटैक्स लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। तो बेसिकली CSS हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। एक इनलाइन CSS होती है जिसका सिंटैक्स ये होता है, और ये हम ये वाली चीज़ें देख चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस पेज पर। इसको हम बोलते हैं इंटरनल स्लैश एम्बेडेड CSS, जो हमारे हेड टैग के अंदर डायरेक्टली लिखी जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस टैग, स्टाइल टैग। इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर जो लिखी जाती है वो हमारी ये वाली चीज़ें होती है एम्बेडेड।
एम्बेडेड CSS होती है हमारी, ठीक है। और जो टैग में एज ए एट्रीब्यूट लिखी जाती है वो होती है हमारी इनलाइन CSS। तो ये स्टाइल एक एट्रीब्यूट है और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी जो लास्ट टाइप की होती है CSS की, इसके अंदर हेड टैग के अंदर हम एक ये लाइन ऐड करते हैं, रिलेशनशिप स्टाइल शीट, और जो भी हमारी CSS फाइल का नाम। और CSS फाइल का नाम हमेशा ऑलवेज हम रखते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो हमेशा रहता है .css। जैसे हमारे पास HTML फाइल में जो हमारा जो एक्सटेंशन रहता है वो .html रहता है, तो CSS में हमारा जो एक्सटेंशन रहता है वो .css रहता है जब भी हम एक फ़ाइल बना रहे हैं। तो ये हमारी CSS फाइल है और इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से हम डायरेक्टली फिर उस CSS फाइल के अंदर हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ये H1 का कोड। तो चलिए आप देखते हैं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक कलर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास विद द हेल्प ऑफ यूज टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। किसी भी HTML एलिमेंट का हम फोरग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर प्रॉपर्टीज। तो इस पे हमारे पास कुछ कलर्स प्री डिफाइंड कलर होते हैं लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक, बीट एक्सेट्रा। इस प्रॉपर्टी को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कलर प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने VS कोड में। तो VS कोड का हम ओपन कर लेंगे। अब आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो मैंने इस ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना हुआ है CSS के नाम से, तो मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ। तो VS कोड से इस फ़ोल्डर को हम कैसे ओपन करेंगे, VS कोड में जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे ओपन फ़ोल्डर, हम ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से CSS वाला फ़ोल्डर अपना सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं CSS का फ़ोल्डर, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करनी होगी, जिसका नाम रखूँगा मैं index.html। और इसमें कुछ हम बेसिक HTML का ऐड कर लेते हैं। ये हमारी होगी कुछ बेसिक HTML। तो इसमें हम H1 का ही एग्जांपल लेते हैं जो हमने देखा था, H1 हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनलाइन CSS का एग्जांपल। इनलाइन CSS का सिंटैक्स था, उसमें हमें क्या करना होता था, स्टाइल को पास करना होता था और यहाँ पर हम लिखना पड़ता था कलर, जो भी कलर हमें चाहिए, ब्लू। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको क्रोम पे कैसे रन करना है, तो हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, कॉपी पाथ, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं ब्लू कलर में आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और H1 लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक H2 लेता हूँ, ठीक है। अगर हमें हेड के अंदर जैसे हमें एम्बेडेड इनलाइन या ये तो हमारे इनलाइन CSS का एग्जांपल हो गया, हमें इंटरनल या एम्बेडेड CSS लिखनी होती है, तो हम अपने हेड टैग के अंदर उसको लिख सकते हैं। उसके लिए हमारे को एक टैग ओपन करना होता है, उसको बोलते हैं हम स्टाइल। स्टाइल को हम ऐसे लिखेंगे और उसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे मैं स्टाइल के अंदर H2 की हेडिंग, H2 जो हमारी H2 हेडिंग है उसका कलर मैं कुछ सेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ उसका कलर जो हमारा है, कलर जो सेट हो जाए उसका रेड। जैसे ही हम जाएंगे और यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंटरनल स्लैश एम्बेडेड CSS का। अब हम एक्सटर्नल CSS का एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं।
तो जैसा कि गाइस मैंने बताया था आपको, कोई भी हम सीएसएस की फाइल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ डॉट सीएसएस का एक्सटेंशन लगाना होता है। अगर आप VS कोड में फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा इस फाइल आइकन पर, न्यू फाइल, और यहाँ पर आपको नाम देना होगा जो भी, ये नाम कुछ भी हो सकता है, abc.css, 123.css, xy.css, बट मैं यहाँ पर नाम दूंगा जो जनरल है, style.css। अब यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पर मैं एक S3 हेडिंग लूँगा और उस कलर को हम सेट करेंगे S3 की हेडिंग, और S3 का जो हम कलर है यहाँ पर हम सेट करेंगे ग्रीन। जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे होते हैं उसे हमें अपनी HTML की फाइल में इंक्लूड करना पड़ता है। इंक्लूड करने के लिए हमने क्या सिंटैक्स देखा था, उसके लिए हमें, जैसे मैं अगर स्लाइड पर आपको लेकर चलूँ पर, तो हमें लिखना होता है ये लिंक रियल एट्रीब्यूट स्टाइल शीट HREF, जो भी आपके फाइल का पाथ है वो हमें यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, इसके बाद हम टाइटल के बाद अगर ये मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लिंक, यहाँ पे लिखेंगे रेल एट्रीब्यूट, और यहाँ लिखेंगे हम उसका स्टाइल शीट। मैं हटा देता हूँ, इसको टाइप करता हूँ HREF, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, पाथ, पाथ के साथ अपनी फाइल का नाम देना। तो मेरी रूट पे पड़ी हुई है तो इसलिए मैं यहाँ पे दूंगा style.css। अब मैं इसका देखूंगा हमने क्या डिफाइन करा था, S3 का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये देख सकते हैं इसका कलर ग्रीन हो गया। इस तरीके से हम CSS के तीनों टाइप को यूज़ कर सकते हैं। जो जो रिकमेंड किया जाता है डेवलपर्स के द्वारा वो यही है कि सबसे पहले हम इसी को यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल CSS को प्रेफर करते हैं। जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, और जैसे ही कि इम्पॉसिबल हो गया तभी हम इनलाइन सीरीज में जाएंगे। तो ये, अगर आप इनलाइन सीरीज यूज़ करते हैं, लाइक एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस वही है कि आप या तो हेड इंटरनल सीरीज को यूज़ कीजिए या फिर आप एक्सटर्नल को यूज़ कीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ना, जैसे मैंने तीनों क्लासेस को एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया, तीनों CSS को। मैंने H1 के अंदर लिखा है ब्लू कलर, फिर इनलाइन सीरीज के अंदर लिखा ब्लू कलर, और एम्बेडेड के अंदर लिखा रेड कलर, और एक्सटर्नल के अंदर लिखा ग्रीन कलर। तो अभी क्या कलर आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा ब्लू कलर, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी इनलाइन CSS की होती है। इस वाली CSS की हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। उसके बाद जो प्रायोरिटी होती है, मैं इसको हटा दूँ, हमारी जो होती है इंटरनल CSS को होती है। मैं जाऊँ रिफ़्रेश करूँगा, ये हमारा रेड कलर आ गया। इसके बाद जो प्रायोरिटी थी इसको होती है, और मैं यहाँ से style.css, इसमें से मैं स्टाइल रिमूव कर देता हूँ अपनी HTML फाइल में से। उसके बाद जो style.css होगा वो वर्क करेगा। यहाँ पर हो गया ग्रीन। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन सी CSS को होती है। तो आपको बता देना है सिंपली कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है हमारे पास लाइन की, हाई प्रायोरिटी होती है। उसके बाद होती है हमारी इंटरनल की, और उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी होती है एक्सटर्नल की। सबसे पहले जिस भी एलिमेंट पे अगर इनलाइन सीधे से इम्प्लीमेंटेड है तो इनलाइन वर्क करेगी, फिर उसके बाद इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल। अगर तीनों एक साथ लगी हुई हैं तो, पर एक बार में आपने एक ही लगा रखी है तो एक ही वर्क करेगी। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर इसमें एक ही लगा रखी है, इस वाले एलिमेंट में हमने अब एक ही CSS की लगा रखा, CSS को लगा रखा है, वो ये है, ये होती है। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ,
देखते हैं, ये तो फोरग्राउंड कलर हो गया। और यहाँ पर हम अगले चलते हैं, हमारा है बैकग्राउंड कलर। तो यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड। तो ये बैकग्राउंड का जो कलर है, बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड के कलर को सेट करने का एग्जाम्पल है। कलर के लिए हमें लिखना होता था लाइक ओनली कलर, बैकग्राउंड के लिए हमें लिखना पड़ता है पूरा ये बैकग्राउंड कलर। अब हम इसी H1 का बैकग्राउंड कलर सेट करके देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ इसका जो है फोरग्राउंड कलर तो ग्रीन हो जाए, और जिसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए। और एक ही एलिमेंट के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। तो ये तो हमारी एक प्रॉपर्टी हो गई। ये कलर वाली जो देख रहे हैं आप, ये एक प्रॉपर्टी है, वन प्रॉपर्टी है। मुझे बैकग्राउंड कलर देना हो H1 को ही, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हम CSS में लिख सकते हैं एक ही एलिमेंट के लिए। हम यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैं यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइक रेड कलर। ठीक है, जैसे हम रेड कलर पे जाएंगे, अभी देखते हैं यहाँ पे इसका H1 का जो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड, और फोरग्राउंड कलर क्या हो गया, ग्रीन। तो ऐसे हम बैकग्राउंड कलर को भी सेट कर सकते हैं। और हम ये सेम काम अपने पी टैग के लिए भी करके कर सकते हैं। यहाँ पर हम पी टैग, और यहाँ पर इसको हम चेंज कर देते हैं पी टैग। ये देख सकते हैं पी टैग पे भी वर्क करती है। इस तरीके से कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है कलर सिस्टम इन CSS। तो CSS में कलर सिस्टम कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। तो हमारे जो CSS में कलर होते हैं उसके लिए हमारे पास ये RGB पैटर्न होता है। RGB क्या है, इसका R का मतलब होता है यहाँ पर रेड, और G का मतलब ग्रीन, B का मतलब ब्लू। तो मुझे रेड कलर लेना हो तो यहाँ पर हम ज़ीरो से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो मुझे अगर रेड कलर लेना हो तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा 25 RGB लिख के 255। और मुझे ग्रीन लेना हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे ज़ीरो, रेड ज़ीरो, ब्लू ज़ीरो, ग्रीन 255। और यहाँ पर अगर ब्लू लेना हो तो रेड ज़ीरो, ग्रीन ज़ीरो, 255, इस तरीके से। येलो लेना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये लेना हो लाइट ब्लू या सियान जिसको बोलते हैं, ये वाला कलर लेना हो ऐसे लिख सकते हैं। अगर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा येलो। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ये बनेगा हमारा मैजेंटा कलर। और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा ये सियान कलर। अब वाइट लेना हो तो इसको इसको भी 255 देना पड़ेगा, इसको भी, और इसको भी 255 देना पड़ेगा हमें। ये हमें देना पड़ेगा। ये हमारा बन जाएगा वाइट। और सबको अगर हम ज़ीरो ज़ीरो कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा ये ब्लैक कलर। दे सकते हैं ये ब्लैक। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे H1 कर देता हूँ, और यहाँ पर हम फोरग्राउंड कलर ही रखते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर लेना है रेड कलर को। अगर मुझे यूज़ करना है तो यहाँ पे लिखूँगा मैं RGB। रेड कलर के लिए लिखते हैं हम 255, इस तरीके से कि कलर पास कर सकते। ये रेड कलर हमारा बन जाएगा। ये देख सकते हैं इस पर रेड कलर हमारे पास आने लगा। और जैसे ही मुझे ब्लू कलर देना होगा, और ग्रीन देते हैं ब्लू से पहले, इसको लिखना होगा ज़ीरो, सकते हैं 255। यहाँ पर ये हो गया, हो जाएगा। ब्लू देना होगा तो ब्लू के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया ब्लू। ऐसे ही अगर हमें येलो देना होगा तो हम इसको मिक्स कर सकते हैं। ये हमारा हो गया ब्लू, और येलो, ये हमारा हो गया येलो कलर। और अगर मुझे सियान देना है, और मुझे अगर वाइट कलर देना है तो कैसे लिख सकते हैं हम।
पहले हम सियान को देख लेते हैं, तो सियान कलर कैसे बनेगा, यहाँ पे 255 और इस तरीके से नंबरिंग है, बस आपको ये करना है। इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से अब इसमें मेरे को वाइट कलर देना होगा, तो मैं यहाँ पे 255 पास कर दूँ, वो दिखना बंद हो जाएगा। तो हमें कैसे दिखेगा, तो इसका हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर देंगे, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर सेट कर देंगे हम RGB 255। ब्लैक कलर देने के लिए हम लिखना होगा 000। ये देख लीजिए, ये आ गया है, रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो ये हमारा इस तरीके से एक कलर पैटर्न वर्क करता है। इसमें हमें ज़ीरो से ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से लेके और ये कुछ भी वैल्यू पास कर दें, और यहाँ पे देख सकते हैं, और ये इन वैल्यू को हम कम ज़्यादा भी करके देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये कलर आ रहा है। इंस्पेक्ट करके अगर आपको स्टाइल को एडिट करना हो तो हमें क्या करना होता है, इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ से एरो इस एलिमेंट के ऊपर लेके जाते हैं, और इसका स्टाइल को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा डार्क ब्लू रहे, तो मैं ग्रीन की वैल्यू यहाँ से कम कर दूँगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से आप कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं इसमें। चाहो तो मैं ब्लू को भी लाइट कर दूँगा बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ग्रीनिश, इसमें ग्रीनिश फिनिश थोड़ी ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप वैल्यू को चेंज चेंज कर करके कोई सा भी कलर बना सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर भी हमारे पास क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखेंगे कलर पिकर, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। जो भी आपको कलर बनाना हो, चूज़ करना हो, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, और उसकी RGB वैल्यू यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर लगाना चाहता हूँ अपने H1 पे, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ये ब्राउन कलर, ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो हम चेंजेस करते हैं वो टेम्पररी होते हैं, आप चाहते हैं कि परमानेंट हो, तो उसको यहाँ से आपको कॉपी करना होगा। जैसे ही आप चाहते हैं पेज रिफ्रेश, जैसे मैं पेज रिफ्रेश करूँगा, ये जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा होगा, वो फाइल के अंदर वो सारा कलर आ जाएगा। तो वहाँ से हमने कॉपी किया, तो चेंजेस को परमानेंट करने के लिए इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप कलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे। तो हम ये जो कलर है परसेंटेज में भी दे सकते हैं। RGB की जगह परसेंटेज में देना चाहें आप लोग, तो परसेंटेज में भी आप दे सकते हैं, लाइक। और यहाँ पे परसेंटेज की नंबर क्या होता है, 0 से लेके 100% तक आप दे सकते हैं। ये हमारा होता है, 0 से लेके 100% तक कोई भी एक नंबर इन सब के बीच में आप दे सकते हैं। अब मुझे परसेंटेज में ग्रीन कलर लेना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो कंट्रोल टी, हम यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पर ओवर करते हैं, ठीक है। इसको मैं कलर लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर परसेंटेज में अगर मैं रेड कलर देना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 100%, और बाकी सबको मैं 0% कर दूँ। ये रेड कलर आ गया परसेंट में। ऐसे ही हम ग्रीन के लिए कर सकते हैं, एंड ब्लू के लिए भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम ब्लू के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यू को, कलर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, परसेंटेज यूज़ करना चाहते हैं या फिर ये यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू होती है ओपेसिटी।
जो कि एक फोर्थ पैरा, इसमें क्या करना होता है, मैं इसको हम कहते हैं अल्फा चैनल, जिसमें वैल्यू होती है हम 0 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू पास करते सकते हैं, लाइक 0.25 एंड 0.35 एंड 0 पॉइंट समथिंग लाइक द 0.1, 0.12, लाइक दिस। कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हैं इस अल्फ़ा में। तो बेसिकली एक ओपेसिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने कलर को थोड़ा डार्क या लाइट कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। कैसे, उसको हम देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा, मुझे ये रेड कलर चाहिए मुझे पहले। मैं यहाँ पे नंबरिंग यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रेड कलर तो चाहिए, बट ये थोड़ा, यहाँ पे हमें लिखना होगा RGBA। ये रेड कलर तो आ रहा है हमारे पास, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा लाइट, इसका जो कलर है ना ये थोड़ा डार्क आ रहा है, मुझे इसको लाइट करना है। कैसे कर सकते हैं, इसमें अल्फा की जो वैल्यू है, लास्ट फोर्थ पैरामीटर जो है इस फंक्शन का, फोर्थ पैरामीटर के बाद हम कोमा यहाँ पे पास करेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप 0.5 जो हमने कलर यहाँ फाइल में डिफाइन करा था वो यहाँ पर आ रहा है। इसी तरीके से सबके साथ हम ये अल्फ़ा को अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे मैंने मान के चलिए कि मुझे जो ग्रीन कलर वो पसंद नहीं आ रहा, वो थोड़ा लाइट चाहिए था और ये थोड़ा डार्क हो गया। तो मुझे अगर मैं लाइट ग्रीन लेना चाहूँ तो लाइट ग्रीन के लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे डार्क करना हो, थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 9 कर दूँगा, फिर डार्क हो जाएगा। 7 करूँगा, थोड़ा कम डार्क हो जाएगा। ऐसे हम 0 से लेके कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। हम ऐसे ही पास कर सकते हैं और यहाँ पे ऐसे भी पास कर सकते हैं, इस तरीके से। ये होता है हमारा अल्फ़ा चैनल, जिसके विद द हेल्प ऑफ अल्फ़ा चैनल किसी भी कलर की वैल्यू हम लाइट या डार्क सेट कर सकते हैं, लाइक दिस, दिस। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले पे। तो ये होता है हमारा कलर सिस्टम के अंदर हेक्साडेसिमल। तो आपने डेसिमल नंबर कभी भी पढ़े होंगे 10th क्लास में, या कभी भी कहीं भी आपने पढ़े होंगे। तो डेसिमल में हमारे पास क्या होते हैं, 0 से 9 एक नंबर होता है, 0 से 9 तक नंबर होते हैं, 0 to 9। बट हेक्साडेसिमल प्रोवाइड करता है कि हमारे पास 0 से लेके 15 तक, 15 तक नंबर होते हैं। अगर हमें 10 पास करना है तो हम कैसे पास करेंगे, इसमें यहाँ पे लिखना होगा A, और मुझे 11 पास करना है तो यहाँ लिखना होगा B, और मुझे ये लिखना होगा 12 के लिए C, एंड सो ऑन, यहाँ तक 15 तक। अगर इसमें अल्फ़ा हेक्साडेसिमल में मुझे वो चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, फुल फुल, विच मीन्स 15 15 लिखूंगा तो मुझे रेड कलर मिल जाएगा। 15 को अगर मैं बीच में कर दूंगा, यहाँ में ग्रीन मिल जाएगा, यहाँ पे लास्ट में कर दूंगा तो ये। अगर मैं रेड और ग्रीन को फुल कर दूंगा तो ये हो जाएगा। इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे ये पास कर रहे हैं 255 रेड, 255 ग्रीन, और ब्लू को हमने 0 पास कर दिया। तो इससे क्या मिलता है हमें, ये वाला कलर, येलो कलर। तो बेसिकली ये क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है कि ये एक शॉर्ट हैंड है। आप कंपेयर करें इसके साथ तो कितना बड़ा लग रहा है देखने में। ये एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल जो है हमें शॉर्ट हैंड प्रोवाइड करवाता है, और इसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं कोई को भी। इस वाले को हम यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं ब्राउज़र पर और यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अगर मुझे यहाँ पर रेड कलर चाहिए तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हैश, रेड का वैल्यू फुल करते, बाकी सबको ये 0, ब्लू को 0 और ग्रीन को 0 कर रहे हैं हम, ग्रीन और ब्लू को 0 कर दे रहे हैं। यहाँ पे मैं रेड को 0 0 कर दूंगा। मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा F, 00 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा।
और मुझे येलो कलर चाहिए तो मैं दोनों को फुल करूँगा, ये आ जाएगा। अगर मुझे ब्लैक कलर चाहिए तो मैं सबको, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है, अगर ब्लैक कलर फिर भी चाहिए मुझे, यहाँ में सबको 0 0 कर देंगे, ये ब्लैक कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हेक्साडेसिमल वर्क करता है। अगर आपको इसमें अब भी कोई कन्फ्यूज़न है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, सर्च करेंगे यहाँ पे कलर पिकर गूगल पर, यहाँ पर आ जाएंगे, ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, और ये इसकी आरजीबी वैल्यू यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके की कोई भी कलर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कलर के बारे में इतनी टेंशन हमें नहीं लेनी है, यहाँ से भी हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं कि सेलेक्टर क्या होते हैं इन सी एस एस में। सेलेक्टर इन सी एस, सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये टैग सेलेक्टर होता है हमारे पास, जो हम ऑलरेडी जो ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक क्लास सेलेक्टर होता है, एक आईडी सेलेक्टर होता है, एक टैग नेम सेलेक्टर है, और टैग नेम एट्रीब्यूट, टैग नेम विद वैल्यू के साथ सेलेक्टर है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर है। ठीक है, अब चलते हैं और इसको देखते हैं। ये हमारा जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है, तो मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सल जो हमारा सेलेक्टर होता है उसको हम टॉप पे डिफाइन कर दें। स्टार से स्टार्ट हो, तो जो भी हम लिख रहे हैं ना, कि जो भी हमारा बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर में क्या होना चाहिए हमारा, मान के चलिए ये वाले कलर हमने सेट कर दिया। ये जो हमारा कलर है पूरा यूनिवर्सल, सबके लिए, जितने भी पूरे के पूरे पेज के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके को सेलेक्टर को बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसके बाद है जो टैग नेम सेलेक्टर, जो टैग के नाम से सेलेक्ट करते हैं। जैसा कि हमने, यहाँ पे देखा था कि हम H1 के नेम से सेलेक्ट कर रहे हैं इसको, किसी एट्रीब्यूट को उसका नेम से सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम टैग टैग नेम सेलेक्टर, या एलिमेंट सेलेक्टर भी इसको बोलते हैं। और उसके बाद है हमारे पास क्लास और आईडी सेलेक्टर। ठीक है, क्लास और आईडी सेलेक्टर के हम वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर देनी होगी हमें क्लास, यहाँ पर देते हैं कलर रेड, यहाँ पर देते हैं हम आईडी, इस तरीके से रख देते हैं हमारी। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करते हैं क्लास सेलेक्टर। तो जो भी हमें किसी क्लास को सेलेक्ट करना होता है, उससे पहले हमें लगाना होता है डॉट CSS को बताने के लिए कि हम क्लास, जो हमारी जो ये वाली जो क्लास है, इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इस रेड क्लास को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ठीक है, हम इस क्लास रेड को सेलेक्ट कर रहे हैं, ये हमें बताना होता है CSS को। ठीक है, इसमें क्या देना चाहूँगा, जो भी हमारा रेड है तो उसका जो कलर हो जाना चाहिए ना, कलर हो जाए उसका रेड। और जो भी हमारी आईडी आ रही है, आईडी को जब भी हम सेलेक्ट करते हैं तो उसको लगाते हैं हम हैश, और जो भी अपनी आईडी का नाम है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी आईडी ग्रीन, इसको यहाँ देंगे हम आईडी ग्रीन कलर ग्रीन, ये हमारे कलर को ग्रीन सेट कर देगी। ठीक है,
इस तरीके से ये वर्क करती है। अब हम जाएंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे और मैं इसका एक काम करता हूँ, ये जो हमने जो कलर दिया था इसको अभी के लिए हम हटा देते हैं। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, अगर सीएसएस में कोई भी चीज़ आपको कमेंट करनी है वो कैसे कर सकते हैं। आपको जो भी कमेंट करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आपको पास कर देना है, ये ऑटोमेटिकली कमेंट कर देगा। या उससे पहले आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना है आपको फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार, और जो भी कमेंट करना है वो कंटेंट को इसके बीच में डाल देना, वो कमेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम कमेंट को ऐड करते हैं सीएसएस में, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास, ये हो गया, ठीक है, रेड क्लास हो गई। और एक क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट से भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ, इस क्लास को मैं यहाँ भी अगर यूज़ करूँ और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ अभी। एक क्लास को मल्टीपल एलिमेंट पे यूज़ कर सकते हैं, बट एक पेज पर एक आईडी को एक ही एलिमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन क्लास एंड आईडी। तो एक क्लास में, मतलब इससे समझिए, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं और हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँगा तो इसकी ये ब्राउन की जगह ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेड हो गए दोनों, इसकी भी क्लास रेड आ रही है। तो मल्टीपल एलिमेंट से भी हम क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। अब होता है कि ये भाई एट्रीब्यूट सेलेक्टर टैग एट्रीब्यूट से सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम्म, अब इसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो एक हम ये बनाते हैं, जैसे मैंने एक पैराग्राफ बनाया और यहाँ पे हम बात करते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर की। तो यहाँ पर हमने बनाया, उसकी आईडी रखी हमने टैक्स इक्वल टू पी, टैक्स पैराग्राफ, ठीक है। अभी मैं इनके लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर तो यहाँ पर हमें एट्रीब्यूट सेलेक्टर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टैग नेम देना है और उसका एट्रीब्यूट देना है, ठीक है। टैग नेम हमें देना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा टैग नेम क्या है, पी। और कौन से एट्रीब्यूट पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं आईडी पे। यहाँ पे कलर ब्लू हम दे देते हैं और चेक करते हैं इसका कलर ब्लू होकर आया, नहीं आया, तो ब्लू होकर आ रहा है कलर। अब ये क्या करेगा, अगर हम जैसे, अगर मैं इसको अनकमेंट करूँ, ये जो प्रीवियस हमारा जो कोड था, ये ग्रीन वाले को भी आई, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि वही टैग सेलेक्ट होकर आए। अगर जैसे मैं इसको ग्रीन वाले को अगर मैं कमेंट कर दूं, देख सकते हैं इसने दोनों को ब्लू कर दिया। बट मैं चाहता हूँ जिसकी आईडी टैक्स पैराग्राफ हो उसी को ये ब्लू करे, अदरवाइज जो जो हमारा ये है उसको एज इट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट रहने दें, क्योंकि इसकी आईडी तो ग्रीन वाली है ना। तो उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, तो हमारे पास होता है इसके लिए एट्रीब्यूट सेलेक्टर विद वैल्यू। यहाँ पर हम पास करेंगे ये जो वैल्यू है, यहाँ पर हम पास करेंगे अपनी जो भी हमारे पास आईडी थी, आईडी को। और यहाँ पर हम पास करेंगे यहाँ पर आईडी, और यहाँ पर पास करेंगे उसकी वैल्यू, जो भी हमारी आईडी की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे टेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पर इक्वल टू लगा के इस तरीके से हम यहाँ पे पास कर देंगे टेक्स्ट पैराग्राफ। और यहाँ पे डुअल कोट्स के अंदर में पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट, इसकी डिफ़ॉल्ट जो कलर है ब्लैक, वो ये आने लगा। और इसका जो एट्रीब्यूट है इसी को टारगेट करेगा बस अभी, सबको इंस्टेड ऑफ सबको टारगेट करेगा, ठीक है।
ठीक है, अब हमारे पास हैं कुछ कॉम्बिनेशन सेलेक्टर जो यूज़ होते हैं, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले इसका हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, उसको देखने वाले हैं। चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर अपने HTML में एक हम देते हैं div, और मैं सारी CSS को इसको हटा देता हूँ। डिस्क्रिप्टेंट सेलेक्टर में होता है क्या है गाइस, देखते हैं। P यहाँ पर लेते हैं हम item 1, तो हम देते हैं item 1, item 2, ठीक है। अब मेरे अंदर जो div के अंदर जो P है, इसको लिखने का सिंटैक्स होता है पेरेंट एलिमेंट और उसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट। मैं चाहता हूँ उसका जो कलर है ना, वो सेट हो जाए मेरा रेड। अब इसको देखते हैं। इस डिप के अंदर में हमने क्या किया गाइस, और इसको भी हम हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हमने क्या किया कि जैसे ही हम इस पे गए, इस पे डिप, हमने एक डिप क्रिएट किया है, उसके अंदर दो हमने वो ऐड कर रखे हैं, item 1 एंड item 2। अब हम ब्राउज़र पर जाएंगे, तो हम रिफ्रेश करेंगे, तो ये जो हमारा जो एग्जांपल होता है वो डेस्क कैंडिडेट सेलेक्टर का होता है। और अगर मैं इसके अंदर एक और डिप दूँ और उसको लिखूँ मैं item 3, ये जो हमने जो कलर अप्लाई किया था डिप के अंदर, जितने भी पी आ रहे हैं उनका कलर रेड हो जाए, तो वो यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा, वो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये लगा सकते हैं। एक सेकेंड, ये हमारा एग्जांपल हो गया डेस्क कंटेंट सेलेक्टर का, ठीक है। और अगर मैं इसी को चाइल्ड सेलेक्टर की बात करूँ, तो डिप के अंदर जो भी पी है, ये वाला जो है चाइल्ड सेलेक्टर, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लगा सकते हैं। चाइल्ड के लिए हमें देना होता है ग्रेटर देन का सिंबल। इस डिप को हम देते हैं क्लास, ठीक है। समझने पहले ये, इसको देते हैं हम पेरेंट, और इसको देते हैं हम चाइल्ड। यहाँ पे लगाते हैं हम बॉक्स, या इसको कम कलर, ये हमने पेरेंट। इसके मुझे चाइल्ड चाहिए, जितने भी चाइल्ड हो वो यहाँ पर आ जाए शो। यहाँ पर दो ही आइटम को क्यों इसने हाईलाइट करा, क्योंकि इसके तो जो चाइल्ड है ना, इसके डिप के जो चाइल्ड हैं वो दोनों यही हैं, बस item 1 और item 2। और ये जो item 3 है वो इसका चाइल्ड नहीं है, वो चाइल्ड है इसका, इस वाले डिप का, दूसरे डिप का। अच्छा है, तो हम इसको क्लास दे के समझा सकते हैं। क्लास ये होता है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, उन्हीं को सेलेक्ट करेगा जो इसके चाइल्ड होंगे पर्टिकुलर एलिमेंट को। और एक बार गाइस मैं डिस्केंडेंट जो सेलेक्टर है, एक बार इसको दोबारा दिखाना चाहूँगा, उसमें कुछ मिस कर दिया हमने, ठीक है। ये तो हमारा चाइल्ड सेलेक्टर हो गया। इसको नेस्टेड कर सकते हैं, नेस्टेड लिख सकते हैं, नेस्टेड, ठीक है। एक बार मैं डिस्केंडेंट सेलेक्टर दोबारा दिखाना चाहूँगा गाइस, सो यहाँ पर हम चलते हैं। अब उसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें देखिए इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं हमारे, इसको मतलब नहीं है कि ये किसी और के अंदर भी है, या यहाँ पर भी है, ये बाहर, इसी ये दो तो बाहर आ रहे हैं, और ये इसका चाइल्ड है, तो इसको डिस्केंडेंट सेलेक्टर में उससे मतलब नहीं होता, ये सब पे हमारा जो रेड कलर है वो अप्लाई कर देगा।
बट चाइल्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। चाइल्ड के केस में जो इसके लाइक जो इसके चाइल्ड है ना, तो इसके एग्जैक्टली जो इसके चाइल्ड है उसी पर ये CSS अप्लाई करेगा। तो ये होता है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, लास्ट वाले पर नहीं करेगा। अब हम बात करने वाले हैं जो अगला जो सेलेक्टर है हमारे पास, वो है पेरेंट सेलेक्ट डिस्केंडेंट सेलेक्टर। इसमें बोलते हैं इसको हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। सिबलिंग को सेलेक्ट करना है हमें, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सिबलिंग को सेलेक्ट करने के लिए लाइक अब हम चलते हैं अपने VS कोड में। VS कोड में अब हम आने के बाद यहाँ पर हम एक H1 बनाते हैं। उसका नाम रखते हैं हम हेडिंग, ठीक है। अब हम H1 किसी भी H1 के जो सिबलिंग है, हम चाहते हैं कि H1 का कलर रेड हो जाए और उसका जो सिबलिंग है उसका कलर रेड हो जाए। उसके लिए हम डिनोट करते हैं इससे, ये वाला साइन जो देख सकते हैं, ये वाला प्लस के साइन से हम डिनोट करते हैं यहाँ पर। अभी आप अगर आउटपुट देखेंगे, एक सेकेंड गाइस, तो H1 का जो पहला सिबलिंग था उसको लाता है ये। तो H1 का जो पहला सिबलिंग था उसका कलर इसने क्या कर दिया, रेड, ठीक है। H1 ये हेडिंग है हमारी, और इसका जो पहला सिबलिंग है उसका कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा। ये होता है हमारा सिबलिंग सेलेक्टर। और ये होता है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इस नॉट का यूज़ करते हैं, इस सिंबल का हम यूज़ करते हैं बेसिकली, इस वाले सिंबल का। इसको भी देख लेते हैं फटाफट, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब ये क्या करेगा देख सकते हैं, डिफरेंस में दिखाता हूँ। ये क्या करेगा, जितने भी सेलेक्टर होंगे H1 के सिबलिंग्स होंगे सारे, H1 का सिबलिंग क्या है, H1 का सिबलिंग पहले ये वाला P है, और ये इसके सारे सिबलिंग जाएंगे। बट ये वाला P इसका सिबलिंग नहीं है, क्योंकि ये वाला जो P है ये एक डिव के अंदर आ रहा है, तो इसको ये सेलेक्ट नहीं करेगा। ये होता है हमारा जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर। अब ये हमारे पास कुछ होते हैं लाइक सूडो क्लास सेलेक्टर, लाइक और ये होते हैं हमारे पास सूडो एलिमेंट सेलेक्टर। सूडो क्लास को हमें जब भी लिखनी होती है हम डिनोट करते हैं डॉट डॉट से, और सूडो एलिमेंट्स को हम लिए ये लिखते हैं ये तरीके से। इनको अगर आपको देखना है तो सूडो जैसे हमारे पास ए टैग है, अगर ए टैग में हमारा जो एच ओवर पे करने में मैं चाहता हूँ कि हॉट पिंक कलर आ जाए, हम यहाँ पे एक ओवर्ट बनाते हैं। और मैं चाहता हूँ इसे एक ही हमारा एच ओवर कर रहे हैं, कलर इसका हो जाए हॉट पिंक, जो हमने वहाँ दिया था हॉट पिंक, ठीक है। अभी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। टू ग्लास का वर्क करती है, हमने लगाया उसके एच ओवर पर। जैसे मैं माउस उसको ओवर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं जूम इन करूँ तो यहाँ पे हॉट पिंक आ रहा है, देख सकते हैं। अब मैं इसको जूम इन करूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ये कलर इसका हॉट पिंक हो रहा है, देखिए ये हॉट पिंक यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। टू क्लासेस को ये इनका, और एक हम होता है हमारे पे सूडो एलिमेंट। लाइक इस पैराग्राफ में मैं अगर मल्टीपल यहाँ पे लिखूँ, मैं लॉरम मल्टीप्लाई बाई 5, ये 5 लाइन का हमारे पास टैक्स आ जाएगा। और मैं सारी चीज़ें से हटा देता हूँ, बस इन दोनों को ही रहने देता हूँ। और इसको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ की जो पहली लाइन आ रही है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, फॉर एग्जांपल रेड हो जाए इसका कलर। वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम सूडो एलिमेंट्स। सूडो एलिमेंट का सिंटैक्स ये होता है, डबल कॉलम यहाँ पे करना होता है, और यहाँ फर्स्ट लाइन, और ये यहाँ पर हमें देना इसका कलर क्या हो जाए, अभी रेड हो जाए।
रेड के लिए मैंने बताया था कि हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 0 0 0। ठीक है, अब जैसे ही हम जाएंगे उसकी फर्स्ट लाइन है ऐसे ही, और हम चाहते हैं कि पी का जो फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर, उसका कलर हो जाए हमारा ब्लू। यानी कि इसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए। देखिए फर्स्ट लेटर का जो कलर है वो ब्लू हो गया, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे सूडो क्लासेस कहाँ से देख सकते हैं, अब सारी जो सूडो क्लासेस हैं हम कहाँ पे इसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको सर्च करना होगा MDN, यहाँ पे आपको करना होगा सूडो, सूडो क्लासेस। ठीक है, तो जितनी भी सूडो क्लासेस होती हैं आपके पास वो सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पे सूडो क्लासेस। और यहाँ पर सूडो एलिमेंट जो हमने देखे थे, मोज समथिंग लाइक दिस इस तरीके से ही सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे आपके पास। तो ये आपके पास सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ से आप रेफर ले सकते हैं। तो यही है, ठीक है। यहाँ से सारे के सारे आप सूडो क्लास दे सकते हैं और सारे के सारे सूडो एलिमेंट, तो ये हमारे पास होते हैं HTML के सेलेक्टर। अब हम चलते हैं आगे, चलिए अपने अगली स्लाइड की तरफ। और मैं उस MDN का रेफरेंस अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में की लिंक ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक डिप बनाना है जिसकी ID बॉक्स रखनी है, उसके अंदर एक पैराग्राफ ऐड करना है, और डिप का जो बैकग्राउंड है हमें सेट करना है ग्रीन, और पैराग्राफ का कलर सेट करना है हमें वाइट। और H1 to H6 की हमें हेडिंग क्रिएट करनी है, उसके बाद हमें क्लास देनी है उसको हेडिंग, और सेट कलर टू ब्लू। तो ये हमारी एक्सरसाइज है, इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक डिव लेना होगा, तो हटाते हैं। डिव के अंदर हम लेते हैं एक पैराग्राफ, के अंदर लिखते हैं ये चीज़। ठीक है, अब डिव का जो कलर है हमें डिव में क्या करना है, उसको एक ID देनी है बॉक्स, और पैराग्राफ का कलर क्या करना है हमें वाइट, डिव का कलर करना है ग्रीन। ठीक है, इसको हमें एक ID देनी पड़ेगी, यहाँ पर डिव को हम ID देते हैं यहाँ पर बॉक्स। यहाँ पर बॉक्स देंगे, और यहाँ पर जैसे बॉक्स देंगे हम, यहाँ पर हम सेलेक्ट करवा सकते हैं ID को, हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं बॉक्स। बैकग्राउंड कलर यहाँ देना था हमें ग्रीन, ये हमारा ग्रीन हो गया। और उसके बाद हम चलते हैं, हमें उसका कलर सेट करना था, बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ है उसका सेट करना था हमें ब्लू, ये हमारा, हमें सेट करना था वाइट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लेना था ना, वाइट, वाइट मेंशन करना था, लेना था वाइट, तो हमने वाइट ले लिया है। ठीक है, हम क्रोम पे चलते हैं, रिफ्रेश मारेंगे, डिप का कलर बैकग्राउंड में हमने क्या सेट कर दिया ग्रीन, और यहाँ पे ब्लू। अब लास्ट काम क्या है हमारा एक्सरसाइज में, H1 to H6 हेडिंग क्रिएट करनी है, और उसको क्लास देना है नाम हेडिंग का, और उसका कलर ब्लू सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, अपने HTML में चलते हैं, और यहाँ पर हम लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकते हैं हम ऐसा H1, यहाँ पे हम देंगे H1, और इसको हम कर लेते हैं H2। यहाँ पे एक बार मैं Ctrl Z करता हूँ,
डॉट। ठीक है, क्लास हेडिंग आ गई, हमने यहाँ पर सबको दे दिया। और यहाँ पर हम दे सकते हैं यहाँ पर H1। मैं यहाँ पर शॉर्ट कट का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप मैनुअली भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। वीडियो की लेंथ को छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट्स का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर। ठीक है, और यहाँ पर हम तो H2 कर देंगे और यहाँ पर H3 कर देंगे, H4, H5 और यहाँ पर H6। ठीक है गाइस, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे देना होगा, यहाँ पे क्लास के लिए हम यूज़ करते हैं हेडिंग, कलर, यहाँ कलर देना है और यहाँ पे मुझे कलर देना होगा यहाँ पे ब्लू। बस ये वाली एक्सरसाइज हमारी गाइस पूरी हो गई है। ठीक है, ये हमें करना था। इसमें पहले हमने डिप क्रिएट किया, उसका बैकग्राउंड सेट किया ग्रीन और ये, फिर ये वाइट, और H1 में सेम खिला दिया, सारी हेडिंग्स का हमने कलर सेट कर दिया ब्लू के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, तो आगे चलने से पहले हम देखते हैं अब टैक्स की प्रॉपर्टीज़। टैक्स लाइन होता है हमारे पास लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आई थिंक वो लेफ्ट ही होती है, बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है। इसको हम राइट भी कर सकते हैं, सेंटर भी और जस्टिफाई भी। तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसी पैराग्राफ को जो हमने बनाया था, मैं इसको हटा देता हूँ। टैक्स की प्रॉपर्टी पैराग्राफ हेडिंग्स वगैरह के लिए होती है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ टैक्स अलाइन। अगर यहाँ पे लेफ्ट है ना, यहाँ पर हम लगा सकते हैं सेंटर। अभी जब आप इसका देखेंगे, अभी जो टैक्स जो आ रहा है इसका, वो लेफ्ट में जा रहा है। अगर मैं सेंटर पे कर दिया, यहाँ सेंटर पे चला गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर अगर यहीं से हम चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, बट याद रखना गाइस, ये टेम्पररी चेंज होता है। अगर मैं यहाँ से कर दूँ इसको राइट, तो ये राइट में आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे राइट में आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको कर दूँ लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा। और मैं इसको कर दूँ जस्टिफाई, तो ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी सारी प्रॉपर्टी थी टैक्स अलाइन, ये थी हमारी प्रॉपर्टी टैक्स अलाइन। तो इसके बिहाफ पर हम वो भी कर सकते हैं सेंटर, और अगर हम चाहें ये वाली प्रॉपर्टी और डिप पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। डिप का जो टैक्स है, बॉक्स का जो टैक्स है ना, वो सेंटर में आ जाए। यहाँ लिख सकते हैं हम, इसका जो टैक्स है ना, टैक्स अलाइन सेंटर, यहाँ हमें सेमी कॉलम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं चलूँगा अब भी सेंटर में आ रहा है। इसको हम डिप के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ओवरऑल डिप के ऊपर और एलिमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस डिप में मैं जो भी पैराग्राफ है अब ऐड करूँगा, जैसे एक पैराग्राफ ये है और एक और मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, टू का नाम रखते हैं टू, और इसका नाम रखते हैं 3। इस तरीके से जो भी हम ऐड करेंगे, अब वो सारे के सारे सेंटर में आने लगेंगे। पहले क्या करना पड़ता मुझे, अगर मैं डिप पर नहीं लगा तो एक एक करके मुझे सब पे देना पड़ता, तो वो उससे अच्छा है कि आप पूरे के पूरे पेरेंट एलिमेंट को सेंटर कर दें और ये सेंटर हो जाते हैं। चलते हैं अब अगली अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ये है टैग डेकोरेशन। ये टैग डेकोरेशन क्या करती है, बेसिकली टैग्स को हम डेकोरेट करने का काम करते हैं। डिफ़ॉल्ट में हम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में ये प्रॉपर्टी होती है नन, उसके लिए जो नॉर्मल टैग्स होते हैं पैराग्राफ H1। बट अगर हम यही प्रॉपर्टी हम ऐड टैग में ऐड करते हैं, तो दो जो उसके अंदर अंडरलाइन आती है वो हट जाती है। हम इसको देखेंगे अभी आगे। अब यहाँ पर मैं देखो, हमारे पास जो पैराग्राफ है जो हमने ऐड किया था, अब मैं इसको हटा देता हूँ, तब अच्छे से देख पाएंगे।
मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। इसका ये सेंटर में रहने देते हैं, उसको टेक्स्ट को एक ही पैराग्राफ रखते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं पी, टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी लगाते हैं अंडरलाइन। जैसे हम अंडरलाइन लगाएंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन आने लगेगी। और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे, हम लगा सकते हैं जैसे पी पर यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पर हम ओवरलाइन, इसमें ऊपर अगर ओवरलाइन ऐड करेंगे तो ऊपर लाइन आने लगेगी इसके टॉप पर। अगर हम लाइन थ्रू ऐड करेंगे तो बीच में कट ऐड कर देगा इस तरीके से। चाहे तो हम सारी प्रॉपर्टी को हम कंबाइन, और यहाँ पे डॉटेड भी होती है हमारे पास, डॉटेड भी लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इन सारी प्रॉपर्टी को हम एक साथ लिख सकते हैं, जैसे अंडरलाइन, अंडरलाइन हो गया। उसके बाद हम लिखना चाहें ओवरलाइन, उसके बाद हम लिखना चाहते हैं लिखना चाहते हैं लाइन थ्रू। तो ये सारी प्रॉपर्टी को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से ये वर्क करती है। और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी टेक डेकोरेशन की, तो यहाँ पर हम आप पर चेक, यहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं MDN टेक डेकोरेशन। यहाँ पर सर्च करेंगे तो और भी प्रॉपर्टी होती हैं लाइक अंडरलाइन, डॉटेड, डॉटेड में इस तरीके से आता है, डॉटेड रेड, यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं हम, अंडरलाइन। और सबसे ज़्यादा इन सब को कोई यूज़ नहीं करता, सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वही यूज़ होती है, अंडरलाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है गाइस, तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ को, जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे आकर चेकआउट कर सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, जो है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट। तो फ़ॉन्ट वेट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। और मुझे कोई चीज़ थोड़ी कोई थिक दिखानी होती है तो उसको कैसे करना होता है, थिक दिखाने के लिए फ़ॉन्ट वेट का यूज़ कर सकते हैं। और उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले, कि अगर हम एंकर टैग कोई भी लेते हैं यहाँ पर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML का जो बिहेवियर है, यहाँ डालते हैं हम गूगल क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हम कोई भी एंकर टैग लेते हैं, उसमें ये अंडरलाइन और ब्लू कलर में आता है, तो उस चीज़ को कैसे हम हटा सकते हैं, इसके हम ऊपर ओवर करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट स्टाइल में अपना यहाँ पर देंगे हम, यहाँ पे टेक्स्ट, जो भी हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन थी उसको कर देंगे हम नन। जैसे ही हम नन करेंगे तो उसका जो अंडरस्कोर लाइन है वो गायब हो जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट HTML हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अपनी अगली वीडियो को, सॉरी, अब अगली अगली प्रॉपर्टी को हम देखने वाले हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी फ़ॉन्ट वेट। तो विद द हेल्प ऑफ फ़ॉन्ट वेट हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। तो हम फ़ॉन्ट वेट पे जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करते हैं, रिक्वायरमेंट यहाँ से हम इसी स्टाइल को मुझे यहाँ से टेम्परली हटाना हो, टेम्परली जैसे मैं हटाऊँगा तो यहाँ से हट जाएगा, बट जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, जो यहाँ पे हमने फाइल में सेव कर रखा होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो आ जाता है। अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। चलते हैं आगे। यहाँ पर अब मुझे क्या करना होता है, जैसे मैंने एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि फ़ॉन्ट वेट इस पर अप्लाई करना है। तो फ़ॉन्ट वेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ़ॉन्ट वेट की जो प्रॉपर्टी है किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए, फ़ॉन्ट वेट देखिए यहाँ पे सारी यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर हम आ सकते हैं इस बॉक्स मॉडल में, और सारी की सारी जो है प्रॉपर्टी, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर फ़ॉन्ट वेट हमें अप्लाई करना हो, फ़ॉन्ट वेट या तो हम भी पास कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल, और ये आप 100 से लेकर 900 तक कोई भी नंबर को हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोल्ड, जैसे बोल्ड लिखूँगा तो देखेंगे कैसा आता है। यहाँ पर अगर हम बोल्ड
देखा आपने डिफरेंस, पहले कैसा आ रहा था और अब कैसा आ रहा है। जैसे मैं बोल्डर लिखूंगा तो ये इस तरीके से आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइटर, तरीके से आता है। और ये हमारा जो बोल्ड होता है 400 फॉन्ट वेट के इक्वल होता है। 400 लिखूंगा या लिखूंगा, सॉरी 400 नहीं, एक सेकेंड, 900। ये जो हमारा 900 के इक्वल होता है हमारा जो फॉन्ट वेट बोल्ड होता है। इस तरीके से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर हम इसको जो 800 भी कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा लगता है तो यहाँ पे आप 500 भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा फॉन्ट वेट वर्क करता है। ये हमारा था गाइस फॉन्ट वेट। यहाँ पर हम या तो 100 से लेके 900 तक कोई भी नंबर, 100 अगला जो नंबर होगा हमें हमें पास करना पड़ेगा +100, यानी कि 200 पास कर सकते हैं, और यहाँ पर 300 भी पास कर सकते हैं, फिर अप टू 900 तक। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो आती है चीज़ इसमें वो आती है फ़ॉन्ट फैमिलीज़। तो फ़ॉन्ट फैमिली का रोल क्या है बेसिकली यहाँ से में, तो जो भी हम फ़ॉन्ट जो देख रहे हैं वेब ब्राउज़र पर, इसके फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट फैमिली का मतलब इस फ़ॉन्ट का लुक एंड फील स्टाइल हमें चेंज करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और मुझे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी होगी। तो मैं यहाँ लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा एरियल, एरियल लिखते देख सकते हैं आप डिफरेंस। पहले हमारे पास टेक्स्ट कैसा आ रहा था और अब ये कैसा आ रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे आप देखना चाहते हैं कि हमारे इसकी हाइट और विड्थ कितनी है, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर ओवर करने। अगर मैं जूम करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कलर इसका ये आ रहा है, फ़ॉन्ट 16 पिक्सल एरियल आ रहा है, और ऊपर इसकी हाइट और विद आ रही है कि विद कितनी है। इसकी विद है 95 और हाइट है 18.4, 96 पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल्स हम अभी आगे देखने वाले हैं। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से हम फ़ॉन्ट फैमिली कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो हमें ये वाली फॉर्म फैमिली नहीं मिलती है एरियल, तो वो टारगेट करेगा रोबोटो को। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, अगर जैसे ही हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली में अगर हम एरियल की जगह कुछ ऐसी फैमिली देता हूँ जो एग्जिस्ट, पहले हम इसे एरियल करते हैं और इसको बोलते हैं हम रोबोटो, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, कि देखिए कोई भी ऐसी फ़ॉन्ट फैमिली, इस टाइप की फ़ॉन्ट फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये इसने क्या काम किया, जो हमारी रोबोटो थी उसको उठा लिया। ये क्या होती है, एक्चुअल फ़ॉन्ट फैमिली होती है, वी नीड टू पास, जो हम पास करना चाहते हैं। और ये क्या है, बेसिकली फॉल बैक है। अगर ये वाली वैल्यू नहीं मिलती है तो ये वाला चलेगा। ये क्या होती है, एक फॉल बैक वैल्यू होती है। फॉल बैक का मतलब क्या होता है, फॉल बैक का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एरर आ गया तो वो चीज़ हर कंडीशन में चलती चलती है, तो ये चलेगी, ये वाली चलेगी। अगर ये नहीं मिली तो ये चलेगी। इस तरीके से फॉल बैक वर्क करता है, तो इसको बोलते हैं फॉल बैक वैल्यू। अब कुछ हमारे पास जो फॉन्ट फैमिलीज हैं ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टाइम्स न्यू रोमन है, और ये है जॉर्जिया है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सीएसएस में अवेलेबल होती है, जिसको ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। ये है, ठीक है। और हमारे पास ये है कैलीबेरी का एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर हम, और मैं उसका जो टैक्स है ना पैराग्राफ का, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो उसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अगर आपको लैरम इप्सन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये सारा का सारा हो गया। अब मैं चाहता हूँ ब्राउज़र पर, और मैं चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट फैमिली जो है कैलिबरी हो जाए। इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। और मैं सॉरी, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि वो एरियल ही रहे। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ।
अब मैं यहाँ पर देता हूँ, जो हमारा पैराग्राफ था वो आने लगा। अब इसके अंदर हम देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से छोड़ के हम परमानेंट कर देते हैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली। हमारे पास पी की जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या हो जाए, देख सकते हैं। सबसे पहले एरियल को फाइंड करेगा, अगर एरियल नहीं मिलती तो ये अप्लाई कर देगा, और उसके बाद ये भी नहीं मिलती तो ये अप्लाई कर देगा। यहाँ पर होगा ये एरियल अप्लाई कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैलिबरी, मैं आपको कैलिबरी लिख के दिखाता हूँ। ये है कैलिबरी को, अगर मैं पहले लिख दूँ, मैं चाहता हूँ कैलिबरी मुझे अप्लाई करनी है, मैं कैलिबरी को पहले लिख देता हूँ। कैलिबरी को पहले लिखने के बाद मैं रिफ्रेश मारूँ, यहाँ पे इस तरीके का फ़ॉन्ट हो गया। तो इस तरीके से हम ये अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इस एंकर टैग को भी हटा देता हूँ, नहीं है इसकी। इस तरीके से हम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सारी फ़ॉन्ट फैमिली है प्री डिफाइंड है, और ये हैं अवेलेबल है। और सारे के सारे नोट्स हमारे ब्लॉग चैनल पे पब्लिश हो जाएंगे। ये नोट्स जितने भी नोट्स हैं सीएसएस के, मैं उनको पब्लिश कर दूंगा गाइस। मुझे थोड़ा टाइम दिए, अगर नेक्स्ट वीक तक ये सारे के सारे नोट्स हमारे ब्लॉग पर अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम्म, और चेक कर सकते हैं कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे सीएसएस के जितने भी नोट्स होंगे मैं डेली पब्लिश करता रहूँगा वहाँ पर, और आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उस ब्लॉग की लिंक मैं चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। ठीक है, ये तो हो गई सारी हमारी जो प्री डिफाइंड फैमिली होती है। ये तो हो गई हमारी सारी प्री डिफाइंड फॉन्ट फैमिली होती है। अब हम देखने वाले हैं कि अब हम देखने वाले हैं कस्टम फॉन्ट फैमिली कैसे लगा सकते हैं। कस्टम फॉन्ट फैमिली आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्च करनी होगी एक वेबसाइट जिसका नाम है गूगल फॉन्ट्स। तो प्री डिफाइंड फॉन्ट फैमिली थी, अब हम चाहते हैं कि हम भाई ऐसे लगाएं जो हम कस्टम फॉन्ट फैमिली को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लोड हो रही है, देखिए यहाँ पर इस तरीके की फॉन्ट फैमिली, ये कोई ऐसी फॉन्ट फैमिली चूज़ करते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये है, इस तरीके की फॉन्ट फैमिली लगाना चाहते हैं हम, ये वाली। इसको लगाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा होगा गेट फॉन्ट, यहाँ पर देना होगा मैं गेट एम्बेडेड कोड, और HTML में ये वाली फाइल आप इंपोर्ट कर देंगे। ये तीनों फाइल आप कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कोड यहाँ पर कॉपी कर देंगे। अब ये इसका देखेंगे रूबी वेट पेंट, और यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, और उसके बाद जहाँ भी हमें ये डालना होगा उसके लिए बाद हम ये कॉपी करेंगे, ये वाला कोड, और यहाँ पर हम इसको हटा के ये सारा कोड डाल देंगे। जैसे ही हम अब इसको रिफ्रेश करेंगे, इस तरीके से आ गई। तो इस तरीके से आप कस्टम कोई भी कस्टम फॉन्ट फैमिली अपने CSS की हेल्प से लगा सकते हैं यहाँ पर अपने HTML के वेब पेज में। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ना लिखनी पड़े, डायरेक्टली मैं CSS से काम हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे HTML में इंक्लूड ना करने पड़े, मुझे CSS की फाइल में इंक्लूड कर लूँ, इसके लिए आपको ये वाला कॉपी करना होगा। बस ये बीच वाला कॉपी करके आप यहाँ पर स्टाइल, अगर आप एम्बेडेड यूज़ कर रहे हैं तो स्टाइल लगाना पड़ेगा, बट हम यूज़ कर रहे हैं अपना एक्सटर्नल CSS, तो हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर Ctrl Z कर देता हूँ, तो अभी के लिए अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, अब मैं जो हमने लाइन इंपोर्ट करी थी, इस फाइल के टॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। इंपोर्ट करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को, ये दोबारा से आने लगेगा। तो इसके टू वेज़ हैं, या तो आप इस तरीके से करिए और या आप इस तरीके से करिए। ठीक है, या तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं मेथड या HTML के अंदर, या फिर आप ये वाला यूज़ करते हैं। मैं इसको प्रेफर करता हूँ, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अब हम अपने आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, यूनिट्स इन CSS। तो हमारे पास कोई यूनिट्स होते हैं CSS में,
जिसकी हेल्प से हम अपने किसी एलिमेंट का फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, हाइट वेट डिफाइन कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये यूजली मोस्टली यूज़ होते हैं। तो ये जो है बहुत कम यूज़ होते हैं, बहुत रेयर चांस है कि ये पॉइंट्स इंचज़, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स यूज़ हों। सबसे जो पॉपुलर है हमारे पास ये होता है पिक्सल, और 96 पिक्सल इक्वल टू होता है 1 इंच के। तो कभी भी हमें यूज़ करना हो, किसी चीज़ टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना हो किसी भी हेड पैराग्राफ का, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू दिस। ओके। न्यूमेरिक यहाँ पे होगी, एक न्यूमेरिक, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा यहाँ पे, क्या होगा, एक नंबर जो 0 से बड़ा होगा। 1 से लेके सारे पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं, ये यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने कोड में। अब अगर मैं यहाँ पर चलूँ, अब मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, इसकी नीड नहीं है फ़ॉन्ट फैमिली की। तो मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ाना है पिक्सल्स में। उसको कैसे लिख सकते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे पहले अब एक बार हम चेक कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है कितना आता है। तो चेक करने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। कैसे चेक कर सकते हैं वो देखिए ऐसे। इसको ओवर ओवर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, वो आ रहा है 16 पिक्सेल्स। ठीक है। हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है 16 पिक्सेल्स है। ठीक है। और ये 16 पिक्सल यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ, ये है हमारा। ठीक है। ये हमारे पास 20 पिक्सल आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 20 पिक्सल हो जाए, 50 पिक्सल हो जाए। वो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है हमारा 16 पिक्सल होता है पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ के केस में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मुझे चाहिए 25 पिक्सल। अब जैसे ही मैं पेज को यहाँ पर जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बड़ा हो गया। और अगर मैं यहाँ से और बड़ा कर दूँ, देख सकते हैं आप कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हैं फॉन्ट के साइज़ को विद द हेल्प ऑफ पिक्सल्स। और यहाँ पे चाहे तो आप सेंटीमीटर भी लिख के ट्राई कर सकते हैं, और ये इंच भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बट वो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे चाहें तो आप सेंटीमीटर में दिखिएगा ही नहीं वो कंटेंट। ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होती है हमारे पास पिक्सल ही यूज़ होती है, और हम पिक्सल्स को ही यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। और चाहे तो हम उसको ए टैग अगर मैं यहाँ पे लूँ, मैंने ये लिया, ए टैग का भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँ, अभी हमने सिबलिंग सेलेक्टर पढ़ा था ना, तो उसके जितने भी सिबलिंग्स हैं ए हैं, ये चीज़ इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। ये देखिए इसका साइज़ भी कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा। इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसको हम एच वन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और किसी और चीज़ टैक्स पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ पर एक्सेट्रा। जितने भी हमें अप्लाई करने की नीड है, जितना भी फ़ॉन्ट साइज़ हमें चाहिए हो, हम यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अब चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट क्या होती है? बेसिकली जो ये हमारे पास जो पैराग्राफ आ रहा है, हमारे पास जो भी पैराग्राफ आ रहा है ना, उसकी लाइन के बीच में कितनी स्पेसिंग है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। उसको हम डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं लाइन हाइट के थ्रू। ठीक है। ये होती है हमारी लाइन हाइट। लाइन हाइट में हम कैसे कर सकते हैं? जैसे ये है हमारे पास, इसकी हमें लाइन हाइट डिफाइन करनी है। अभी मैं इसको 16 पिक्सल ही कर देता हूँ वापस फ़ॉन्ट साइज़, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ का। ये जो हमारी स्पेसिंग आ रही है ना इसके बीच में, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। तो जो हमें लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। तो हम जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ पैराग्राफ के अंदर जो मेरी लाइन हाइट है ना, लाइन हाइट वो मेरे पास हो जाए 55 कर दूंगा। ऐसे भी ये कितना गैप आने लगा, अगर मैं यहाँ पे कम करूँगा
मैंने जीरो कर दिया तो सारे के सारे चिपक गए, आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल की तरह चलेगा। तो यहाँ से हम कर ये भी कर सकते हैं, 16 पिक्सल कर देंगे तो पिक्सल्स में भी वैल्यू दे सकते हैं हम, यहाँ आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम लाइन के बीच का जो स्पेस है ना, ये वाला जो स्पेस है, ये इसको मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन हाइट। तो अभी मैं इसको लाइन हाइट को नॉर्मल करके ही, अब ये प्रॉपर्टी टेम्पररी है, मैंने बताया था। इसको परमानेंट करने के लिए यहाँ से आपको कॉपी करना होता है और अपनी CSS की फाइल में पेस्ट करना होता है, तब ये परमानेंट हो जाती है, यहाँ हमारी फाइल में सेव हो जाती है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अपनी। अब इसमें होता है हमारे पास टैक्स ट्रांसफॉर्म। तो टैक्स ट्रांसफॉर्म किस लिए काम आती है? इसी टैक्स को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इसकी, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, टैक्स ट्रांसफॉर्म MDN। कैपिटलाइज में अगर देखेंगे तो सारे के सारे लेटर को ही कैप में कर देगा, अ, सारे सारे वर्ड को ही कैप्स में कर दी। कैपिटलाइज का एग्जांपल देखते हैं। ये कैपिटलाइज का मतलब हर हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर को कैप्स में कर देगा, ये होता है हमारा कैपिटलाइज। और इस केस में सारे कैरेक्टर्स को ये अपर केस में कर देगा, सारे केस को क्या कर देगा, लोअर में कर देगा, नन में बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, अब ये डेप्रिकेटेड हो चुका है, ये फुल विड्थ क्रॉस मार्क बन के आ रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं डेप्रिकेटेड हो चुका है। और फुल साइज़ का आना, ये भी डेप्रिकेटेड हो चुका है। जैपनीज़ लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता था, मैं बताऊँ आपको, तो जैपनीज़ लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता था फॉरवर्डिंग के लिए, जो कि अब डेप्रिकेटेड हो चुका है। इसलिए क्लोज का सिंबल बन के आ रहा है यहाँ। अभी ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे मैथ ऑटो में ये आपका ये है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म को हम करते हैं कैपिटलाइज। उनने हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैप्स में कर दिया। ठीक है, और जैसे ही अगर हम यहाँ पर करेंगे अपर केस, सब अपर केस हो गए, और यहाँ पे करेंगे हम लोअर केस, ये लोअर केस हो गए। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं करूँगा नन, जो डिफ़ॉल्ट है वो चलने लगेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। तो मैं अभी के लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में ये सारे के सारे हमारे पास जो भी हैं वो बड़े हो गए दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ हम चलेंगे, जो भी है ये है लेटर स्पेसिंग। सो लेटर स्पेसिंग क्या करती है, अभी हमने लाइन हाइट को देखा था उसकी तरह है, तो वो हॉरिजॉन्टली स्पेस को मेंटेन करती है। और अब हमें चाहिए किसी लेटर के, ये जो लेटर आ रहा है इसके बीच में स्पेस ऐड करना है, इनके बीच में जो स्पेस ऐड करना है लेटर्स ऐसे हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली। तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेटर स्पेसिंग से, ये में दिखाते हैं। तो ये लेटर स्पेसिंग के थ्रू ही हम कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं हम लेटर स्पेसिंग, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 20 पिक्सल, देख सकते हैं कितना स्पेस आ गया लेटर्स के बीच में। अगर मैं करूँ यहाँ पे 15 पिक्सल, यहाँ कर दूँ मैं 1 पिक्सल करूँ, इस तरीके से दिख रहा होगा आप। इस तरीके से आप लेटर स्पेसिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अभी नन, या ऐसे बोल सकते हैं हम नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल रख रहा हूँ, तो नॉर्मल को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेटर स्पेसिंग को, जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट होती है नॉर्मल, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज है। इसमें क्या करना है कि हमें एक टेक्स्ट कैपिटलाइज बाय द डिफ़ॉल्ट, एक हेडिंग को सेंटर करना है और इसको कैपिटलाइज बाय डिफ़ॉल्ट करना है। ठीक है, तो उसको हैंड सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, हेडिंग सबसे पहले बनाते हैं हम एक हेडिंग।
यहाँ पर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देते हैं उसको हम हेडिंग। तो हेडिंग का जो हमें देना था ये अब सब हटा देते हैं हम, इन सब की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। H1 के अंदर हम करते हैं इसको टैक्स सेंटर करने के लिए हमारे पास है टैक्स लाइन प्रॉपर्टी, इसको हम कर देंगे सेंटर। और टैक्स ट्रांसफॉर्म में उसको कर देंगे हम कैपिटलाइज। तो ये हमारा जो काम है, ये हमारा काम पहला एक्सरसाइज का पहला पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अगली पार्ट पर। सेट द फॉन्ट फैमिली ऑल द कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट टाइम्स न्यू रोमन एंड सेट टू द लेटर स्पेटिंग टू 4 पिक्सल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी फ़ॉन्ट की जो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो टाइम्स रोमन ही आ रही है, टाइम्स ही नहीं है रोमन, यहाँ देख सकते हैं हम। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम एरियल सेट करेंगे और लेटर स्पेसिंग को 4 पिक्सल करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो कोई डिफरेंस हमें अगर यहाँ पर जैसे मैं जाऊँ यहाँ पे कोई डिफरेंस हमें मिलेगा नहीं अगर टाइम्स ही रोमन हम सेट करेंगे। तो इसलिए हम सेट करेंगे एरियल। यहाँ पे हम देंगे फॉन्ट फैमिली, यहाँ पर देते हैं हम एरियल। अगर ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, अगर एरियल नहीं मिलेगी तो ये चलेगा, ये नहीं मिलेगी तो ये लास्ट में ये चलेगा। लेटर स्पेसिंग हमें करनी है 4 पिक्सल, तो लेटर स्पेसिंग यहाँ पे कर दी हमने इसकी 4 पिक्सल। अब जैसे ही हमने करा तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी प्यारी सी हेडिंग आ गई है और एरियल में आ गई है। इसकी फॉन्ट फैमिली एरियल करते कितनी ब्यूटीफुल दिखने लगी। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास है लास्ट क्रिएट वन डिव इनसाइड अनदर डिव आउटर बॉक्स, एंड उसकी आईडी रखनी है मैं आउटर बॉक्स। एंड फर्स्ट डिव की जो उसके जो चाइल्ड बॉक्स है उसकी इनर बॉक्स रखनी है। सेकंड वन का जो हमें जो आउटर बॉक्स की जो साइज़ है 28 पिक्सल रखना है और इनर बॉक्स का जो साइज़ है वो 12 पिक्सल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। एक डिप बनाना है हमें, यहाँ लिखते हैं हम डिप के शॉर्टकट से लिख सकते हैं। डिप के अंदर तो डिप होगा इस तरीके से, और इसकी लगते हैं हम आईडी आउटर बॉक्स, और इसकी आईडी रखते हैं हम इनर बॉक्स, और इसमें यहाँ पर देते हैं हम आउटर बॉक्स और यहाँ पे देते हैं हम इनर बॉक्स। ठीक है, ये हमारा बन चुका है। अभी हम चल कर देखते हैं, तो ये इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें ये करना था कि पहले डिप में फ़ॉन्ट साइज़ को सेट करना है हमें 28 पिक्सल और इसमें सेट करना है 12 पिक्सल। तो हम चलते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसकी आईडी। तो आईडी जो डाल रहे हैं हम आउटर बॉक्स में जो है हमारे पास, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा इतना 28 पिक्सल। ठीक है, अब ये दोनों पे देख सकते हैं कि 28 पिक्सल जो है ना दोनों पे अप्लाई हो गया, इस पर भी और इस पर भी 28 पिक्सल दिखा रहा है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 28 पिक्सल दिखा रहा है और यहाँ भी 28 पिक्सल दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इनर को आईडी दूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉन्ट 12 पिक्सल, तो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस जैसे ही मैंने इसको दिया तो इस पर अप्लाई हो गया 12 पिक्सल। ये तो इस तरीके से हम ये फ़ॉन्ट साइज़ को मल्टीपल डिप्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इनर के लिए अलग रख सकते हैं, आउटर के लिए अलग। ओके।
तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, एमडीएन के लिंक और अपने ब्लॉग के लिंक भी। और सारे के सारे ये जो नोट्स हैं आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।